हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स पे बनाया गया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर है उनके ऊपर बेसिकली ये वीडियो बनाया गया है। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा, क्योंकि सारे वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड किए जाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि आगे और वीडियोस बनाने हैं और किस लेवल के बनाने हैं। अच्छा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ ये कि इनको यूज़ में लिया क्यों जाता है। तो अगर ये चीज़ देखें हम, तो जितने भी कोडिंग हम लोग करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जितनी भी कोडिंग हम करते हैं वो मोस्टली होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में। ये बेसिक तो सभी को पता होगा कि दो टाइप की लैंग्वेज होती है आपकी, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अगर ह्यूमन की बात करें, मतलब हम हमारी बात करें, तो हम जनरली जो कोडिंग करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर होती है। लेकिन अगर कंप्यूटर के प्रोसेसर की अगर बात की जाए तो प्रोसेसर जो भी कोडिंग समझता है वो सिर्फ या तो बाइनरी समझता है, मतलब या तो जीरो समझेगा या फिर वन समझेगा। मतलब जो कोडिंग वो समझ रहा है आपका प्रोसेसर, तो प्रोसेसर जो कोडिंग समझ रहा है वो कौन सी लैंग्वेज है आपकी, लो लेवल लैंग्वेज। तो सबसे पहली ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा लो लेवल लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट तभी कर पाएगा जब वो इस लैंग्वेज को समझेगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है? जो प्रोसेसर के लिए बनी हुई है वो वाली लैंग्वेज सिर्फ वही समझता है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर का जितने भी कोड हैं, मतलब जितने भी कोड हम लोग लिख रहे हैं वो या तो जीरो की फॉर्म में होने चाहिए या वन की फॉर्म में, मतलब वो हमेशा बाइनरी की फॉर्म में होने चाहिए जो भी चीज़ हम कंप्यूटर के अंदर लिख रहे हैं। कंप्यूटर जो है वो आपका मशीन कोड समझता है, ह्यूमन रीडेबल कोड जो होगा उसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता। वही बात आई कि जो ह्यूमन रीडेबल है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, कंप्यूटर सिर्फ समझता है आपका लो लेवल लैंग्वेज। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो दो टाइप की है, ये सभी को पता होगा, लो लेवल एंड हाई लेवल। दो ही टाइप की लैंग्वेज होती है। मिडिल लेवल भी कई बार बोल दिया जाता है सी लैंग्वेज की कैटेगरी में, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है उसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो लो लेवल की तरह काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हाई लेवल की तरह काम करते हैं। सिस्टम लेवल सी जो है वो हार्डवेयर के टच में ज़्यादा है, तो उसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कई बार बोल दिया जाता है। अच्छा, जो लो लेवल है आपकी वो 100% मशीन डिपेंडेंट होगी, मतलब वो वाली जो लैंग्वेज है वो मशीन टू मशीन ही वेरी करेगी। अगर एक मशीन के लिए कोई लैंग्वेज बनाई गई है तो वो उसी मशीन के लिए होगी। हर मशीन के लिए अलग अलग लैंग्वेज होगी और वो मशीन डिपेंडेंट ही होगी, मतलब वो मशीन पर ही चलेगी, उसको ह्यूमन रीड नहीं कर सकता। हाई लेवल जो है इसको ह्यूमन, जो हम लोग हैं, जो यूजर्स हैं, वो इसको आसानी से समझ पाते हैं और इसी के अंदर पूरी की पूरी आजकल कोडिंग की जाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज में ली जाती है वो है ह्यूमन के लिए, जो यूज बनाई गई है वो है हाई लेवल आपकी। अच्छा, आप देखिए कि ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। ट्रांसलेटर की अगर हम बात करें तो ये कन्वर्टर है, उसका काम क्या है, सोर्स लैंग्वेज को डेस्टिनेशन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अच्छा, यहाँ की अगर हम बात करें तो हमको बेसिक नीड अभी क्या है कि ह्यूमन की जो लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर वाली लैंग्वेज में हमको चेंज करना है। यही करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारा जो प्रोसेसर है वो लो लेवल ही समझेगा, वो हाई लेवल नहीं समझेगा। तो यहाँ पे एक ये इंटरफेस प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर के लिए, जो ह्यूमन लैंग्वेज जो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज उसको ये रीड कर पाए। तो ट्रांसलेटर का काम क्या? पहली चीज़ तो सोर्स को डेस्टिनेशन में कन्वर्ट करेगा। सोर्स यहाँ पे क्या होगा? जो ह्यूमन लैंग्वेज है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है। डेस्टिनेशन वाली लैंग्वेज कौन सी होगी? जिसको कंप्यूटर समझ पा रहा है। एक इंटरफेस प्रोवाइड कराएगा कंप्यूटर के बीच में, कंप्यूटर और कंप्यूटर के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड कराएगा जिसके थ्रू हाई लेवल लैंग्वेज को ये समझ सके। अच्छा, जनरली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है आपका ट्रांसलेटर, जिसका काम होता है हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करना या फिर अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेजेज का कन्वर्जन करना आपस में। ये सारा का सारा डिपेंड करता है लैंग्वेज के ऊपर कि किस तरह का ट्रांसलेटर एक लैंग्वेज प्रीफर करेगी। मोस्टली जो है ट्रांसलेटर्स वो आपके तीन ही जनरली यूज में लिए जाते हैं, तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये तीन ही जनरली यूज में लिए जाते हैं। बेसिक जो ट्रांसलेटर होगा उसका काम सिर्फ इतना होगा कि कोई सोर्स लैंग्वेज होगी उसको डेस्टिनेशन में उसको कन्वर्ट करना होगा, बस ये सिंपल सा काम होगा। लेकिन डेडिकेटेड अगर हम ट्रांसलेटर्स की बात करें तो वो तीन हैं आपके। पहला है कंपाइलर, दूसरा है आपका असेंबलर और दूसरा है इंटरप्रेटर और तीसरा है आपका असेंबलर। ये तीनों के तीनों जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बेसिकली इन पे बनते हैं। पहले नंबर पे अगर बात करें कंपाइलर की, कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल कोड को रीड करेगा। कंपाइलर के थ्रू वो कोड रीड होगा और उसको चेंज किस में कर देगा? लो लेवल कोड के अंदर। मतलब कंपाइलर का बेसिक काम क्या हुआ कि हाई लेवल लैंग्वेज को ये लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा।
अच्छा, ये तो बेसिक चीज़ है, इसको अच्छे से समझते हैं कि कंपाइलर एक्चुअली में करता क्या है। कोई सा भी प्रोग्राम जिसको आप कंपाइल करना चाहते हैं तो वो कंपाइलर तक जाएगा। प्रोग्राम गया आपके कंपाइलर के पास, जब कंपाइल हो चुका होगा तो इस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किस में, एग्जीक्यूशन फाइल में। अच्छा, यहाँ पे सारे एरर्स वगैरह चेक कर लिए जाते हैं कि वो एरर्स सिमेंटिक एरर्स है, यूजर द्वारा कुछ एरर्स हुए हैं या कोई दूसरे एरर्स हैं, लिखने के अंदर कुछ गलतियां हुई है प्रोग्राम के अंदर, वो सारा का सारा कंपाइलर चेक कर लेता है। डेटा डेफिनेशन वगैरह है, डेटा टाइप वगैरह है, ये सारे के सारे कंपाइलर चेक कर लेता है। अच्छा, मान लीजिए अगर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो चुका है तो एग्जीक्यूशन होने के बाद में यूजर से डेटा इनपुट में लिया जाता है। ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी है अब ये इंडिपेंडेंट है एक तरीके से, आप इसको काफ़ी सारे डेटा पे यूज में ले सकते हैं, ये डेटा डिपेंडेंट नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम मान लीजिए कैलकुलेशन से रिलेटेड बनाया, तो कैलकुलेशन अगर आप उसमें इंटीजर की करना चाहते हैं तो इंटीजर कोई सा भी नंबर आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि फिक्स एक इंटीजर के लिए वो प्रोग्राम बना के रख दिया आप लोगों ने। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एग्जीक्यूशन डेटा का होगा, डेटा जब एग्जीक्यूट होगा तो हमको आउटपुट उसके रिगार्डिंग मिल जाएगा। ये एक बेसिक पूरा जो डिटेल्ड डिस्कशन हम बोल सकते हैं ये कंपाइलर का है। प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करेगा, एग्जीक्यूशन होने के बाद में जो फाइल हमको मिलेगी उसके अंदर डेटा जाएगा, डेटा आउटपुट पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, कोड की अगर हम बात करें कि कोड्स जो होते हैं, पहले सोर्स फाइल आपकी रहेगी, उसके बाद में नेक्स्ट जो होगा वो स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो सबसे पहले आपके पास में रहती है सोर्स कोड। सी लैंग्वेज के सोर्स कोड की अगर बात करें तो डॉट सी होगा, सी प्लस प्लस का डॉट सी पी पी होगा। सोर्स कोड जो होगा इसको कंपाइल करने के बाद में हमको जो कोड मिलता है वो है ऑब्जेक्ट फाइल, ओबीजे फाइल इसको बोला जाता है। ये हमेशा मशीन डिपेंडेंट होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट कोड आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट होता है जिसको डॉट ई एक्स ई फाइल बोला जाता है। डॉट ई एक्स ई फाइल भी आपकी मशीन डिपेंडेंट होती है, ये भी मशीन टू मशीन वेरी करेगी। एग्जीक्यूटेबल फाइल जिस जिस प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है ये उसी पे रन होगी। अगर यहाँ पे देखें तो एग्जीक्यूटेबल फाइल जब हमारे पास बन चुकी है तो हम इसको डेटा को एज ए इनपुट दे सकते हैं, ये हमारा इनपुट है। इनपुट इसमें ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि कंपाइलर के अंदर इनपुट सोर्स कोड के साथ दिया जाता है या एग्जीक्यूशन के टाइम पे, तो रन टाइम जब होगा आपका तभी कंप्यूटर जो आपका कंपाइलर होगा वो इनपुट लेगा। जब ये इनपुट दिया गया है तो एग्जीक्यूटेबल फाइल डॉट ई एक्स ई फाइल ने उसको आउटपुट में जनरेट कर दिया है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है आपका, पहले आपका सोर्स कोड, उसके बाद में ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड कन्वर्ट हुआ एग्जीक्यूटेबल फाइल में। जब एग्जीक्यूटेबल फाइल मिली है आपकी, मतलब सारे के सारे एरर्स रिमूव किए जा चुके हैं, कोई एरर नहीं है प्रोग्राम में, तो आपने डेटा इनपुट में दिया, डेटा आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल में गया, एग्जीक्यूटेबल फाइल में जो डिजायर्ड आउटपुट मिलना था आपको वो आउटपुट जनरेट करके दे दिया। कंपाइलर की अगर हम बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल या मशीन लेवल या मशीन डिपेंडेंट में कन्वर्ट करता है। सिंगल पास के अंदर पूरा का पूरा पेज रीड करता है। एक पेज जो होगा, एक सिंगल पेज, चाहे उसमें कितनी ही लाइन्स हो, 10 लाइन्स हो, 10,000 लाइन्स हो, कितनी ही उसके अंदर लाइन्स हो, वो पूरा का पूरा कोड जो होगा वो एक सिंगल टाइम पे रीड करेगा। पूरे के पूरे पेज को ये ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। अगर एरर्स नहीं होते हैं तो एरर्स होंगे, तो एरर्स आपको शो कर दिए जाएंगे लाइन बाय लाइन, लेकिन अगर एरर्स नहीं है तो उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऑब्जेक्ट कोड जो है ये मशीन कोड है जिसको प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम। जो ऑब्जेक्ट कोड मिला अब उसका प्रोसेसर के पास चला गया, प्रोसेसर उसको इंस्ट्रक्शन टू इंस्ट्रक्शन उसको कंप्यूट करता जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आपका कंपाइलर है वो कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज से, 3GL भी इसको शॉर्ट में बोला जाता है। एग्जाम्पल अगर हम इसके देखें तो बोरलैंड है, सी लैंग्वेज का कंपाइलर है। जीसीसी ये भी सी लैंग्वेज का कंपाइलर है। टर्बो सी प्लस प्लस जस्ट इन टाइम जावा का कंपाइलर है। टर्बो सी और टर्बो सी प्लस प्लस ये कंपाइलर्स की कैटेगरी में भी आते हैं आपके, इनको IDE भी बोला जाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये पूरा का पूरा एक बंडल पैकेज होता है। जीसीसी जो है आपका GNU कंपाइलर कलेक्शन है। बोरलैंड जो है ये सी लैंग्वेज का कंपाइलर है, विंडो बेस्ड। जीसीसी जो है ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कंपाइलर यूज में लिया जाता है। टर्बो सी प्लस प्लस जस्ट इन टाइम, ये दोनों के दोनों ये विंडोज बेस हैं। जस्ट इन टाइम आपका दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम करता है। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट आता है आपका इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर की अगर हम बात करें तो इंटरप्रेटर का काम भी सेम है आपका कंपाइलर की तरह, बस डिफरेंस इतना सा है कि ये पूरा पेज ना रीड करके लाइन बाय लाइन रीड करेगा। अच्छा, इसको देखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरप्रेटर पे हमने दिया तो इंटरप्रेटर उसको लो लेवल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब हाई लेवल आपका है इंटरप्रेटर पे, इंटरप्रेटर ने उसको लो लेवल में कन्वर्ट कर दिया। बेसिक वर्क देख लीजिएगा, बेसिक वर्क जो है इसका काफ़ी डिफरेंट है कंपाइलर से।
जब प्रोग्राम को आपने एक इंटरप्रेटर पे दिया, ऐसे जैसे आपने प्रोग्राम को इंटरप्रेट करना चाहा तो इंटरप्रेटर पे प्रोग्राम गया, तो साथ ही साथ आपका डेटा भी इंटरप्रेटर पे जाता है। कंपाइलर में एग्जीक्यूशन के बाद डेटा लेता है, यहाँ इंटरप्रेटर में डेटा आपका साथ में ले लिया जाता है। जब ये डेटा पूरा इंटरप्रेट कर दिया जाता है प्रोग्राम प्लस डेटा, तो आपको आउटपुट यहीं का यहीं मिल जाता है। मतलब क्या हुआ कि कंपाइलर में जैसे आपको वेट करना पड़ रहा था, इंटरप्रेटर में आपको ऐसा वेट करना नहीं पड़ेगा। प्रोग्राम और डेटा आपका साथ में जाएगा इंटरप्रेटर में। इंटरप्रेट जब हो चुका होगा, जब उसके एरर्स वगैरह सारे निकाल लिए जाएंगे, तो इसको आउटपुट में जनरेट कर दिया जाएगा। इंटरप्रेटर जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है आपके इंस्ट्रक्शंस को, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि ये हमेशा डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा है जो आपके प्रोग्राम को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। तो कंपाइलर आपका पूरे पेज को करेगा, इंटरप्रेटर जो है वो जैसे ही उसको लाइंस मिलती जाएंगी वो डायरेक्टली उनको एग्जीक्यूट करता जाएगा, विदाउट प्रीवियसली कंपाइलिंग देम इनटू अ मशीन लैंग्वेज। मतलब कि क्या है कि इसको कोई मतलब नहीं है कि पूरे कोड को पहले ये मशीन में कन्वर्ट करे। इसका काम सिर्फ इतना सा होगा कि कोड को रीड करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा। वर्क्स और परफॉर्म ऑपरेशंस लाइन बाय लाइन। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा कि ये लाइन बाय लाइन हमेशा काम करता है। प्रोड्यूस आउटपुट टुगेदर विद प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये चीज़ अभी जस्ट हमने देखी थी कि इसका जो आउटपुट आपको मिलने वाला है वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के साथ में मिलता जाएगा। मतलब जैसे जैसे प्रोग्राम चलता जाएगा आपके आउटपुट जनरेट होते चले जाएंगे। जनरली जो ये है, ये स्ट्रेटेजी जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए यूज में लेता है वो ये कि ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू सम इफिशिएंट इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन एंड इमीडिएटली एग्जीक्यूट दिस। मतलब क्या कि ये सोर्स कोड को एक ऐसे कोड में कन्वर्ट कर लेगा, साथ ही साथ उसको एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। मतलब वेट नहीं करेगा कि पूरा कोड आपका कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। सोर्स कोड को एक एफिशिएंट इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये आपका इमीडिएटली उसको एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एग्जाम्पल इसके जावा वर्चुअल मशीन जावा के लिए यूज में लिया जाता है। जावा के जो बाइट कोड होते हैं उनको रन करने के लिए, जावा के अंदर जो ऑब्जेक्ट कोड होते हैं वो बाइट कोड होता है, उनका नाम बाइट कोड कहा जाता है। बाइट कोड को रन करने के लिए जेवीएम यूज में लिया जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है, जावा वर्चुअल मशीन। यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं आपके असेंबलर्स। असेंबलर्स की अगर बात की जाए तो ये डेडिकेटेड हैं सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए। मतलब अगर कोई कोड आपका असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो उस कोड को असेंबलर रीड करेगा, रीड करने के बाद उसको लो लेवल में कन्वर्ट कर देगा। ये लो लेवल जो होगा ये मशीन कोड ही होगा 100%। अच्छा, असेंबलर जो है, असेंबलर की अगर हम बात करें तो ये कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो सॉफ्टवेयर की तरह, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मतलब इसको ऐसे समझ लीजिएगा, बेसिक वर्ड्स में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर जितने भी प्रोग्राम लिखे हुए होंगे आपके, उनको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। मतलब क्या कि अगर आपका कोड असेंबली में लिखा हुआ है, ये चीज़ ये याद रखिएगा कि असेंबलर सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए बनाए गए हैं। असेंबली लैंग्वेज जो है ये खुद लो लेवल की कैटेगरी में आती है। असेंबली लैंग्वेज के जो कोड है, जो ह्यूमन रीडेबल कोड है, उस कोड को असेंबलर लो लेवल मतलब मशीन डिपेंडेंट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इस चीज़ को समझिएगा कि ये करता क्या है कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, और कंप्यूटर के थ्रू इसके इंस्ट्रक्शंस जो होंगे वो एग्जीक्यूट कर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो कोड होते हैं असेंबलर के अंदर उनका नाम क्या होता है। तो वो जो कोड है वो न्यूमोनिक्स कहलाते हैं। असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो छोटे छोटे से पार्ट होते हैं जो कोड लिखे जाते हैं, जैसे मान लीजिए डेटा को मूव करने के लिए हुआ MOV, एडिशन के लिए हुआ एड, ये जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए हुआ MUL, ये चीज़ कहलाती है आपकी न्यूमोनिक्स। असेंबलर जो है ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और डेवलपर्स को इनेबल करता है, किस चीज़ के लिए, कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के आर्किटेक्चर और कंपोनेंट्स, उसके लिए ये प्रोग्राम बनाया जा सके। मतलब क्या कि आपका जो होगा असेंबलर जो है, इस असेंबलर का काम क्या होगा कि असेंबली लैंग्वेज के कोड को रीड कर सके। हार्डवेयर और कंपोनेंट्स मतलब जो हार्डवेयर आर्किटेक्चर है आपके उसके लिए, या फिर कंपोनेंट्स वगैरह जो हैं उसके लिए। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि असेंबलर जो है ये हार्डवेयर के साथ में इंटरेक्ट करता है, क्योंकि जो असेंबली लैंग्वेज है वो जनरली हार्डवेयर्स के लिए लिखी जाती है। असेंबलर जो है इसको कई बार एक कंपाइलर भी कह सकते हैं जो असेंबली लैंग्वेज के लिए काम करता है। मतलब क्या कि इसको कंपाइलर कह सकते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि ये भी पूरे के पूरे पेज को एक बार में रीड करता है। लेकिन ये जो सर्विस प्रोवाइड कराता है ये इंटरप्रेटर की तरह करवाता है। मतलब क्या है कि ये इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट भी करता चला जाएगा। कंपाइलर भी कहते हैं इसको असेंबली लैंग्वेज का, और ये एग्जीक्यूट भी करेगा आपके इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेटर की तरह।
असेंबलर जो है ये असेंबली को मतलब अगर आपका सोर्स कोड है असेंबली लैंग्वेज तो उसको कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में या फिर एक ऑब्जेक्ट फाइल में। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा कि असेंबलर जो है वो आपके सोर्स कोड को या फिर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा, या तो ऑब्जेक्ट कोड में करेगा या फिर ऑब्जेक्ट फाइल में करेगा। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट फाइल है ये 0 या 1 मतलब मशीन कोड में कन्वर्ट कर दी जाती है, जो कि डायरेक्टली एग्जीक्यूट की जाती है प्रोसेसर के थ्रू। जो भी आपका कोड था असेंबली में लिखा हुआ उसको पहले कन्वर्ट किया गया ऑब्जेक्ट फाइल में। ये ऑब्जेक्ट फाइल जो है ये 0 या 1 है, मतलब बाइनरी के अंदर है, मशीन कोड है, तो इसको डायरेक्टली आपका प्रोसेसर जो है वो एग्जीक्यूट कर लेगा। यहाँ तक का जो पार्ट था ये तीनों के तीनों थे आपके, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं वो जल्दी से जल्दी अपलोड किए जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।